अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ फिजिक्स इंटरसेक्शन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम क्लास 6 की एक्सरसाइज 9D को ही कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 9D बेस करती है मीडियन और मॉड के टॉपिक पे। मीडियन और मॉड स्टैट्स के अंदर एवरेजेस को कहते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्टैट्स के अंदर एवरेजेस तीन तरह के होती हैं, मीन, मीडियन और मॉड। जैसे ये क्वेश्चन को सामने लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में भी आपको मीन, मीडियन, मॉड तीनों चीज़ें फाइंड करनी है और ये डिस्ट्रीब्यूशन है आपके पास है। अब जो कॉन्सेप्ट की वीडियो थी 9D का जो पार्ट 1 है, उसमें काफ़ी डिटेल में हम बात कर चुके हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने सॉल्व किया, हमने देखा कि मीडियन और मॉड अगर सिंपल डाटा हो तो हम कैसे करते हैं, अगर आपके पास डॉट डायग्राम या स्टेम एंड लीफ डायग्राम हो तो फिर हम उसको कैसे अटैम्प्ट करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में देखें, ये सारी बातें मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे आप इसी डाटा को डॉट डायग्राम पे भी रिप्रेजेंट करेंगे, फिर आप डिस्ट्रीब्यूशन जो बन जाएगी आपके पास डॉट डायग्राम जो कि एक डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उसका फिर आप मीडियन, मीन और मॉड भी फाइंड करेंगे। तो अगर तो वो वीडियो देखते आ रहे हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आई विल सजेस्ट कि पहले वो वीडियो देख लें और फिर आगे कंटिन्यू करें। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, द टेबल शोज द नंबर ऑफ गोल स्कोर्ड बाय अ सॉकर टीम इन 20 मैचेस। कि ये जो आपके सामने टेबल बना हुआ है, बेसिकली एक सॉकर टीम ने जो गोल स्कोर किए 20 मैचेस के अंदर। एक ही टीम है, उस टीम कोई भी आप उसका नाम अपने माइंड में रख सकते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। आप देखें, पहले उनका जो फर्स्ट मैच हुआ उसमें उन्होंने 4 गोल स्कोर किए, फिर 1 गोल स्कोर किया, फिर 2, फिर 1। ऐसे मैचेस भी हुए जहां उन्होंने कोई गोल स्कोर नहीं किया। तो ये एक ही टीम के डिफरेंट मैचेस का स्कोर है जो आपके सामने लिखा हुआ है। हमसे दो बातें पूछी जा रही हैं। जो ए पार्ट है उसमें कहा जा रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इस जो आपके पास जो टेबल है, इसको आप डॉट डायग्राम में खुद से रिप्रेजेंट करें। तो आप याद वो एक दफ़ा कॉन्सेप्ट भी रिवाइज कर लें। ये टेबल जो आपके सामने है, ये क्या है? बेसिकली आपके पास कलेक्शन ऑफ डाटा। ये कोई अरेंज्ड फॉर्म नहीं है, कोई इसका टेबल नहीं बना हुआ फ्रीक्वेंसी का। सिंपल आपके पास एक वो आपके कलेक्शन दे दी गई स्टैट्स की, जो बेसिक जो चीज़ होती है कलेक्शन। अब अगर आप इसको डॉट डायग्राम पे रिप्रेजेंट करेंगे तो सिंपली आपको क्या करना होगा, आप इसका डिस्प्ले कर लेंगे। एक तरीका ये भी है कि पहले आप इसका अरेंज्ड फॉर्म में टेबल बना लें फिर डिस्प्ले करें, लेकिन आपको उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि पूछा तो नहीं हुआ आपसे। तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, डॉट डायग्राम की पिक्चर बना लेंगे। तो सोल्यूशन में आते हैं। ए पार्ट का जो सोल्यूशन है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है कि आपकी जो डॉट डायग्राम बनती है उसके लिए आपको लाइंस चाहिए होती हैं। तो यहाँ लाइन एक मार्क कर लें और उस लाइन पे फिर आप, ये एक लाइन है स्ट्रेट, अब इस पे अपने डाटा को आप प्रेजेंट करेंगे। यहाँ मैं नंबर्स भी लिख देता हूँ। लेट सपोज जो स्टार्टिंग नंबर है आपका, वो आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0, मतलब ऐसा ऐसा मैच जिसमें 0 गोल स्कोर हुए हों, और मैक्सिमम जो आपने नंबर ऑफ गोल स्कोर किए हैं वो हैं 4। तो 0, 1, 2, 3, यहाँ लास्ट में 4, और लाइन आपकी आगे जो है उसे आपको देख, बेशक आप उसको मतलब इनकम्प्लीट छोड़ दें, आपकी लाइन इतनी काफ़ी है जिस पे आपका डाटा कंप्लीट शो हो जाए। नेक्स्ट आपका क्या काम है कि आप इस डाटा पे देखें कि ज़ीरो आने की या ज़ीरो की फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 और 2। यानी 2 मैचेस ऐसे हुए जब आपका कोई आपने गोल स्कोर नहीं किया, तो ये आपकी डॉट डायग्राम के अंदर 0 के ऊपर 2 डॉट्स लग जाएंगे, ये आपके पास आ जाएगा आपकी डॉट डायग्राम। नेक्स्ट आपके पास 1 आने की फ्रीक्वेंसी कितनी है, काउंट कर लें, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 डॉट्स आपके आ जाएंगे 1 पे, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये डॉट डायग्राम आपको क्या शो कर रही है कि 5 टाइम्स जो है वो 1 आया। नेक्स्ट आप चेक कर लें, आपके पास 2 आने की फ्रीक्वेंसी क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 आपके पास डॉट्स आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। नेक्स्ट आपके पास है 3 आने की फ्रीक्वेंसी कितनी है, यहाँ से काउंट करें, 1, 2, 3, 4 टाइम्स आपके पास 3 आ सकता है। तो 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट आपके पास है लास्ट जो डिजिट है वो है 4 कितनी दफ़ा, मतलब कितने ऐसे मैचेस हुए जब नंबर ऑफ गोल्स 4 थे। तो 1, नेक्स्ट 2 एंड 3 टाइम्स ऐसा हुआ कि ऐसा मैच आपने खेला आपकी टीम ने जिसमें 3 नंबर्स ऑफ गोल हुए हैं। ये आपके पास डॉट डायग्राम है। अब ये आपने आगे इस डाटा को यूज़ करना है, तो उसको ज़रा मैं उस फॉर्म में लिख लेता हूँ कि 0 आने की फ्रीक्वेंसी, 0 के सामने एरो लगा के, कि 0 2 टाइम्स आ सकता है, 1 आपका जो है ये 5 टाइम्स आ सकता है, यानी 1 आने की फ्रीक्वेंसी 5 है, 2 आने की फ्रीक्वेंसी 6 है, और 3 आने की फ्रीक्वेंसी 4 है, और लास्ट में 4 आने की फ्रीक्वेंसी 3 है। ये आपने अपने पास जस्ट मैंने इस डॉट डायग्राम को देख के डाटा लिख लिया, क्योंकि जो मेरे नेक्स्ट पार्ट है मीन, मीडियन और मॉड, उसमें मैं इस चीज़ को यूज़ करूँगा। सो ये था ए पार्ट का सोल्यूशन, इसको अब आप रेस कर लें और यहीं पर आप बी पार्ट देखते हैं कि आपसे क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं। सोल्यूशन ऑफ बी पार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे पूछा गया है बी का जो पार्ट 1 बनता है मीन।
मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ डाटा बाय नंबर ऑफ डाटा। अब यहाँ पे सम ऑफ डाटा का मतलब ये है कि नंबर ऑफ गोल्स कितने स्कोर हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म है तो आप सिग्मा का फॉर्मूला लगा लेंगे, सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। अब सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ का मतलब, सिग्मा का मतलब होता है समीशन, यानी आपने ऐड करना है, और फ्रीक्वेंसी किसी भी काम के होने की जो नंबर ऑफ जितनी दफ़ा वो हुआ और रिपीटेशन होती है उसको हम कहते हैं सिग्मा एफ एक्स। कितने गोल स्कोर हुए, ऐसा मैच हुआ जिसमें 0 गोल, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 2, इसलिए मैंने ये पहले यहाँ टेबल जो है ऊपर लिख लिया था आपके पास, प्लस ऐसे मैचेस हुए यानी 5 दफ़ा ऐसे मैचेस हुए जिसमें आपने 1 गोल स्कोर किया है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 गोल्स कितने मैचेस में हुए, 6 मैचेस ऐसे आपने खेले जिसमें आपने 2 गोल स्कोर किया आपकी टीम ने, ये लिख लिया आपने। फिर 3 गोल्स, 4 टाइम्स ऐसा हुआ कि आपकी टीम ने मैच खेला और 4 उसने गोल स्कोर किए, और 3 टाइम्स और ये ऐसा हुआ कि आपके पास नंबर ऑफ गोल्स जो हैं ये 4 हैं, ये फ्रीक्वेंसी लिखी गई है। ओके, नेक्स्ट आपके पास अब क्या करना है आपने कि सिंपली इस नंबर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डाटा सिग्मा एफ, फ्रीक्वेंसी को ऐड करना आता है। 0 की ये मतलब ये फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है ना आपके पास, ये यहाँ ये फ्रीक्वेंसी है, 1 आने की फ्रीक्वेंसी 5 थी, 2 आने की फ्रीक्वेंसी 6 थी, 3 आने की फ्रीक्वेंसी 4 थी, और 4 आने की फ्रीक्वेंसी 3 थी। तो अब यहाँ पे सिंपली आप फ्रीक्वेंसी ऐड कर लें, सिग्मा एफ होता है ना, तो 2 + 5 7, 7 + 6 13, 13 और 4 17 और 3 20, तो यहाँ देखें लिखा भी कितना था 20 मैचेस। तो वही बात, चाहे आप उसको ऐड करके लिखें, चाहे क्वेश्चन में गिवन हो, चाहे नंबर को ऐड करें, बात एक ही होगी। सिंपली मल्टीप्लिकेशन करनी है, 0 2s are 0, 5 1s are 5, +2 6s are 12, +3 4s are 12, +3 4s are 12, और ये सब कुछ डिवाइड हो रहा है बाय 20। अब इन नंबर्स को ऐड करें और 20 से डिवाइड कर लें, 12 + 12 24, 24 + 12 36, 36 + 5 41, 41/20। कैलकुलेटर आपको अलाउड है, सिंपल आपने इसकी डिवीजन करनी है, 41/20 आपके पास आ जाएगा आंसर 2.05। तो क्या मतलब हुआ इस बात का, यानी मीन आपको ये बता रहा है कि एवरेज आपकी टीम ने 2.05 गोल स्कोर किए हैं, यानी मोर देन 2 गोल्स एवरेज आपने स्कोर किए हैं। 0.05 को गोल में काउंट तो नहीं होगा, लेकिन एवरेज बता दिया कि मोर देन 2 गोल्स आपने हर मैच के अंदर स्कोर किए। ये आपको मीन ने इन्फॉर्मेशन दे दी, जो आपका फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन था बी पार्ट का फर्स्ट पार्ट। अब मीन के बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है आपका, क्या आपसे पूछा गया है मीडियन, जो आपका 9D का जो मेन आपका कॉन्सेप्ट है मीडियन और मॉड का, उस पर आ जाते हैं। अब मीडियन के लिए क्या करना होता है आपको, सबसे पहले मीडियन के लिए आपको डाटा को अरेंज्ड फॉर्म में लिखना होता है। तो अरेंज्ड डाटा लिख लें अपने पास, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आ जाएगा 0, अगेन 0, 0 अगेन आपके पास आ जाएगा 0 2 टाइम्स है, देन 1 टाइम्स 5 आ जाएगा, 1 2 3 4 5, 2 कितनी टाइम्स है 6, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 3 कितने टाइम्स है 4 टाइम्स, तो 1 2 3 4, और लास्ट में आपके पास 4 कितने टाइम्स है, कैलकुलेटर को ज़रा इस तरह अरेंज कर लें आप, क्या आप लिख सकें, 4 आपके पास 3 टाइम्स है, 4 कॉमा जो बाकी रह गया वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, कॉमा 4, यानी आपके पास ये अरेंज डाटा है सारा का सारा। अब आपको मीडियन के लिए क्या चाहिए होता है, टोटल नंबर ऑफ डाटा, ठीक है। तो मीडियन के लिए आप लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ डाटा, वो है 20, बिकॉज शुरू में उसमें कुछ था कि 20 मैचेस आपने खेले। अब मीडियन के लिए जितना भी टोटल नंबर ऑफ डाटा होता है उसमें +1 करके आप डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, 20 + 1 डिवाइड बाय 2, इससे पहले आप ऐसे क्वेश्चंस कर चुके हैं। 21/2 = 10.5, यानी 10.5 पोजीशन जो है वो आपका मीडियन है, बिकॉज मीडियन क्या होता है, मिडल नंबर। अब यहाँ बताएं 10.5 पोजीशन कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10th नंबर तो ये है, 11th नंबर ये, 10 और 11 के मिड में आएगा। दैट मीन्स आपका जो मीडियन होगा अपने पास आप लिखेंगे मीडियन = 2 नंबर्स कौन से बन रहे 10 और 11, 2 + 2 डिवाइडेड बाय 2, कितना होता है 2 + 2, 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 1s are 2 2s are 4। तो मीडियन का आंसर क्या आया, वो भी वही एवरेज आई जो आपका मीन की आई थी। मीन में 2.05 जो एक्यूरेट नहीं बता रहा था, यहाँ पे आपको मीडियन ने एक्यूरेट वैल्यू बता दी कि 2 वो वैल्यू है जो आपके रिपीटेशन में, यानी अगर आप एवरेज निकालेंगे तो एवरेज नंबर ऑफ गोल्स जो आपने स्कोर किए हैं वो मीडियन के थ्रू आपका आता है 2। अब लास्ट इसी क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट रह गया है वो है मॉड। मॉड के लिए भी आपको क्या करना होता है, रिपीटेड वैल्यू देखनी होती है। यहाँ तो आपको अरेंज डाटा भी नहीं चाहिए, आप सिंपली इसी में भी देख सकते हैं, या
अरेंज में देख लें, या उससे भी अच्छा है कि आपके पास जो डॉट डायग्राम आपने बनाई है वही आपको बता सकती है, फ्रीक्वेंसी आपको बता सकती है। तो सोल्यूशन ऑफ बी पार्ट का जो थर्ड चीज़ है जो आपसे पूछी गई है मॉड। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि मॉड क्या होता है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। तो कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा रिपीट हुई है, 2। देखें 1 2 3 4 5 6, यहाँ से चेक कर लें, चाहे आप फ्रीक्वेंसी देख लें, चाहे आप अपने जो डॉट डायग्राम बनाई थी आपने वो देख लें। तो सबसे ज़्यादा रिपीटेड वैल्यू कौन सी है, 2। तो आपका मॉड क्या आ जाएगा, 2। तो मीडियन के थ्रू और मॉड के थ्रू आपका जो एवरेज है वो सेम आई 2, यानी नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड पर मैच इज इक्वल टू 2। ये आपको पूरी जो आपका 3 तरह की एवरेजेस होती हैं, मीन, मीडियन और मॉड, क्वेश्चन एनालिसिस में आपने काफ़ी डिटेल में देखा। इसी में आपके पास आपने फ्रीक्वेंसी आपने टेबल भी एक तरह से बना लिया, आपके पास कलेक्शन भी थी, उसको अरेंज फॉर्म में लिखना, डिस्प्ले, एक तरह से स्टैट्स का जितना भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है वो कंप्लीटली एक क्वेश्चन में यहाँ पे क्लियर हो गया। कलेक्शन से आपके जाना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, फिर उसका डिस्प्ले, डॉट डायग्राम, और फिर उसकी अगली 3 बातें कि आपने मीडियन, मॉड और उसका मीन क्या निकालना है। ये था क्वेश्चन नंबर 6। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। Question number 7. In a science experiment, two groups of students, group A and B, were required to measure the length of their pendulum. Pendulum, simple pendulum आप कहते हैं। अभी तो आपने ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होगा, मे बी साइंस अगर आपने देखा हो, सिंपली आपकी वॉल क्लॉक के साथ ही पेंडुलम लगा होता है, उसकी लेंथ मेजर की जा रही है कि उस पेंडुलम की जो लेंथ है, मतलब जो आप उसके साथ जिसके साथ वो आप उसको आपने लटकाया होता है पेंडुलम को, वो आपकी जो धागा है उसकी या जो वायर है उसकी लेंथ कितनी है। अब ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल होने चाहिए, यानी ग्रुप ए में जितने स्टूडेंट्स हैं उतने ही ग्रुप बी में होने चाहिए, और आपको पेंडुलम दे दिया जाएगा, आपने लेंथ अपने ओन पे मेजर करनी है। अब आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ज़रा क्वेश्चन की सेंस बता के ज़रा जो स्टेम एंड लीफ डायग्राम है ये समझाता हूँ, फिर इसकी बेस पे आपसे जो क्वेश्चन किए गए मैंने आगे पेस्ट किए हुए हैं, फिर आप वहाँ पे इस क्वेश्चन को दोबारा देख भी लेंगे, स्टेम एंड लीफ डायग्राम भी वहाँ कर लेंगे पेस्ट कि आपसे क्वेश्चन किस तरह का पूछा है। पहले तो ये पता हो कि बात क्या की गई है। द लेंथ ऑफ द पेंडुलम मेजर्ड बाय बोथ ग्रुप्स आर शोन इन दी बैक टू बैक स्टेम एंड लीफ डायग्राम। कहता है हमने स्टेम दरमियान में रख दिया और लीफ ए और लीफ बी जो है ये ग्रुप को शो कर रही है। ग्रुप ए ने जो लेंथ मेजर की वो इधर लिखी हुई है और ग्रुप बी की जो लेंथ है वो इधर लिखी हुई है। अब यहाँ मैंने बताया था आपको जब भी स्टेम एंड लीफ डायग्राम की बात करेंगे लाजमी आपको वो ऐसे साथ बता देगा कि की क्या है, यानी 4 के साथ अगर लाइन लगा के 9 लिखा हो तो दैट मीन्स 4.9, दैट मीन्स 490, वो क्या मतलब क्या है इस बात का, तो उसने लिख दिया 49 सेंटीमीटर, यानी सिंपली आप सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हैं। अब देखें ग्रुप ए में कितने स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट स्टूडेंट है उसने 49 सेंटीमीटर मेजर किया, फिर 51, 53, 53, यानी यहाँ 1 स्टूडेंट है, यहाँ 3 स्टूडेंट ने ये लेंथ मेजर की, यहाँ 2 हैं, यहाँ 2 और यहाँ 2, तो 3 + 1 4, 4 6 8 10, यानी ग्रुप ए में 10 स्टूडेंट्स हैं। यहाँ देख लें बी में 53, यानी यहाँ 1 स्टूडेंट 53 लेंथ उसने मेजर की, 50 65 66 67, यहाँ 4 हैं, यहाँ 3 हैं और यहाँ 2, 4 + 1 5, 5 और 3 8 और 2 10। तो वही बात मैंने शुरू में कही थी कि ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों के स्टूडेंट्स क्या हैं, सेम। अब यहाँ आपके जहन में क्वेश्चन ये आएगा कि यहाँ ग्रुप ए ने तो 49 है, ग्रुप बी का क्या मतलब, तो मतलब ये जो अपने पेंडुलम आपको मेजर करने के लिए अपने क्लास की फॉर्म में इसको देख लें कि 20 स्टूडेंट्स क्लास में आप बैठे हुए हैं और आपको ग्रुप ए और ग्रुप बी में डिवाइड कर दिया गया है, आपको पेंडुलम दे दिए गए, आपने खुद से मेजर करने, सेम लेंथ है उनके, लेकिन हर एक की मेजरिंग जो एक्यूरेसी है वो डिफरेंट हो सकती है। अब क्या है कि एक किसी स्टूडेंट ने ग्रुप ए के उसको मेजर किया, मे बी उसका स्केल सही उसने नहीं प्लेस किया, कुछ भी है उसकी वैल्यू में भी अपने हिसाब से उसने ठीक मेजर की है, उसकी वैल्यू आती है 49 सेंटीमीटर। लेकिन ग्रुप बी में कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसने उसी पेंडुलम को मेजर किया हो, उसकी 49 आई हो, उसकी 53 आ गई है, शायद उसके स्केल को डिफरेंट था। फिर आपकी जो डिफरेंट बाकी जो मतलब 10 आपने उनको पेंडुलम दिए, तो अब नेक्स्ट किसी स्टूडेंट ने ग्रुप ए के 53 मेजर किया, उसको 51 मेजर किया, और ग्रुप बी में सिर्फ एक स्टूडेंट जिसने 53 मेजर किया। इस तरह ये डिफरेंट मेजरमेंट्स हैं जो ग्रुप ए और ग्रुप बी के डिफरेंट स्टूडेंट्स ने मेजरमेंट खुद से ली और वो यहाँ आपके सामने लिख के बता दी गई। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है वो मूव करते हैं पार्ट ए और पार्ट बी में, क्वेश्चन क्या चीज़ आपसे पूछी गई है। ओके, पार्ट ए है कंपेयर एंड कमेंट ऑन द लेंथ ऑफ द पेंडुलम मेजर्ड बाय ग्रुप ए एंड ग्रुप बी स्टूडेंट। तो मैंने आपको पूरा कंप्लीट समझा दिया कि कैसे पेंडुलम को मेजर किया गया ग्रुप ए और ग्रुप बी के जो डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं इनके बारे में। वो कहता है आपने जब इनको समझ लिया पूरे टेबल को, इसलिए मैंने इतनी डिटेल में बातें समझा दी है आपको कि जब इसको समझ लिया अब इसके ऊपर अपना कोई कमेंट करें कि क्या आपने इससे समझा। तो सोल्यूशन में आके देखें जो आप स्टेटमेंट लिखेंगे ये कोई कैलकुलेशन नहीं है, आप जस्ट इस डाटा को जो देख के आपने समझा वो लिखेंगे। तो आप क्या जो लेंथ ऑफ द पेंडुलम जो मेजर की गई है उनके बारे में आपको क्या फील होता है, जरा देखते हैं कि the length of the pendulum measured by group A, पहले ग्रुप ए की बात कर लेते हैं। ग्रुप ए ने जो लेंथ मेजर की इसके बारे में क्या आपको फील होता है कि स्टार्ट कहाँ से लिया आपने 49 और एंड कहाँ हुआ आपका 85। तो मैं क्या लिखूंगा, मेजर्ड बाय ग्रुप ए रेंज फ्रॉम, मतलब उसकी रेंज क्या है, कहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है, रेंज फ्रॉम 49 सेंटीमीटर टू कहाँ तक
85। ऐसे क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं जहां आपको इन्फॉर्मेशन बताई जाए और फिर आपसे उसकी इंटरप्रिटेशन पूछी जाए। जैसे कि डिस्प्ले है ना, डिस्प्ले से आपसे मतलब पूछा जा रहा है कि आपने क्या इंटरप्रेट किया इस चीज़ को देखने के बाद। और सिमिलरली जो लेंथ आपकी मेजर की गई, द लेंथ्स measured by group B रेंज फ्रॉम, अब उनकी रेंज क्या है, वो स्टार्ट कहाँ से हुई 53 सेंटीमीटर और एंड कहाँ पे हुई 83, तो 53 सेंटीमीटर टू 83 सेंटीमीटर, ये उनकी रेंज है ग्रुप बी की। अब अगर फोकस किया जाए तो कौन सी ऐसी रेंज है जहां दोनों ग्रुप ए और ग्रुप बी काफ़ी ज़्यादा आपको नज़र आते हैं कि यहाँ उनकी एवरेज बहुत ज़्यादा है, मतलब कौन सा ऐसा नंबर है जहाँ पे उनकी वैल्यू ज़्यादा है। देखें ज़रा 65, मतलब यहाँ पे आपके पास जैसे वो मॉड की मैं बात करता हूँ कि रिपीटेड वैल्यू कहाँ ज़्यादा है, 6 ग्रुप बी वालों को भी 60 के साथ बहुत सी वैल्यू मिली, 65, 66, 66, 7, यानी 4 वैल्यूज़ ग्रुप बी ने 60 की रेंज में ली। जब उन्होंने मेजर किया तो उनको लगा कि शायद ये 60 की रेंज में आता है। और जो बाकी आपके ये जो ग्रुप ए के स्टूडेंट्स हैं इन्होंने देखा कि ये 62 टू 64 आपके पास, मतलब इनके पास भी 60 वाली रेंज ज़्यादा है। तो किस जगह पे सबसे ज़्यादा वैल्यू आई है, यहाँ देखें 1 है, यहाँ 3, 2, 2, 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे ये 4 डाटा आया आपका 60। तो दैट मीन 65 और 67 एक ऐसी रेंज है जिसके अंदर लेंथ्स बहुत ज़्यादा आई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो 60 के बारे में आपको पता हो कि वहाँ सबसे ज़्यादा लेंथ है, लेकिन फिर 60 के अंदर भी सबसे ज़्यादा लेंथ कहाँ मेजर की गई 65 टू 67। तो इसके बारे में हम क्या लिखेंगे, द लेंथ, जो पेंडुलम की लेंथ है, इज़ क्लस्टर्ड, एक वर्ड का यूज़ करते हैं क्लस्टर का जहाँ पे बहुत ज़्यादा, मतलब एक क्लस्टर्ड बनाओ, जैसे स्टार्स का क्लस्टर्ड होता है सारा। द लेंथ इज़ क्लस्टर्ड या रिपीटेड, कहाँ पे क्लस्टर्ड हुई है, अराउंड 65 टू 67, और ये क्या है सेंटीमीटर, तो यहाँ पे सीख लेंगे 65 सेंटीमीटर टू 67 सेंटीमीटर। सो ये आपकी प्रॉपर इंटरप्रिटेशन है। बहुत ज़रूरी है कॉन्सेप्ट समझना, बहुत ज़रूरी है इतना डिटेल में आपको बताना, लेकिन कल आपसे अगर क्वेश्चन कहीं पूछा जाता है तो आपको भी किसी डिस्प्ले के किसी डाटा के फॉर्म में अगर क्वेश्चन आए तो आप उससे को मतलब अपना इंटरप्रेट कर सकें कि आपको क्या चीज़ पूछी जा रही है और आप उसको कैसे लिखेंगे। ये था ए पार्ट। अब देखते हैं बी पार्ट में आपसे क्या चीज़ पूछी गई है। ओके अब जो बी पार्ट है उससे पहले कुछ नई आपको इन्फॉर्मेशन बताई गई है कि बी पार्ट जिस बारे में पूछा जा रहा है उसके बारे में पहले आप जो एक लाइन है ये पढ़ लें ताकि आपको बात की समझ आए क्या पूछा जा रहा है आपसे। देन दे वर रिक्वायर्ड टू फाइंड द टाइम टेकन फॉर द पेंडुलम टू स्विंग फॉरवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स वन ऑसिलेशन। ये याद रखें, साइंस में आपने पढ़ी होगी, अगर नहीं तो आगे आप इसको देख लेंगे कि जब पेंडुलम आपका फॉरवर्ड से बैकवर्ड, यानी जब एक कंप्लीट वो रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है उसे हम कहते हैं ऑसिलेशन। यानी अगर आपने स्टार्टिंग पॉइंट देखा उसका तो वो स्टार्ट से जब गया और वापस वहीं पे पहुंचा तो इसे आप कहते हैं वन ऑसिलेशन। तो स्टूडेंट से ये कहा गया कि पहले तो आपने लेंथ मेजर कर ली, आपको पेंडुलम दिया गया था, आपने ग्रुप ए और ग्रुप बी के डिफरेंट स्टूडेंट्स थे, आपने उसकी लेंथ मेजर की। अब उन्हीं को ये कहा जा रहा है कि आप टाइम देखेंगे कितना टाइम लगता है एक पेंडुलम को फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूव करने के लिए, यानी एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए, ये उनको कहा जा रहा है। द टाइम टेकन फॉर द पेंडुलम टू मेक वन ऑसिलेशन डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। द लॉन्गर द लेंथ ऑफ द पेंडुलम द लॉन्गर इट मेक्स टू मेक वन ऑसिलेशन। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है कि जो टाइम एक पेंडुलम लेगा एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए वो बात डिपेंड करती है लेंथ पे। अगर आपका पेंडुलम जो है उसकी लेंथ बहुत कम है तो उसका टाइम भी कम होगा, बिकॉज उसने बिल्कुल एक थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल करना है, वापस अपने पॉइंट पे आ जाएगा तो टाइम आपका कुछ मिनी सेकंड्स होगा। अगर वही आपका पेंडुलम उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, अब आपके लिए क्या होगा कि अब आपके लिए मतलब उसका जो टाइम है वो ज़्यादा हो जाएगा। क्या मतलब हुआ इस बात का, यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। लेट सपोज ये आपका एक फिक्स पॉइंट है, कोई क्लॉक है या कुछ भी, और ये आपका एक पेंडुलम है जो आपने इसके साथ यहाँ पे एक बॉब होता है जो आपने लटकाया होता है। अब ये मूव करता है इस तरफ फॉरवर्ड और फिर इधर बैकवर्ड आता है। तो ये कंप्लीट अगर इसको आप यहाँ लेके जाके छोड़ेंगे ये वापस यहाँ पे, लेट सपोज ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको मैं ऐसे शो कर रहा हूँ, यहाँ से पेंडुलम ने मूव करना स्टार्ट किया, इधर मूव किया, वापस जब यहाँ पहुँचेगा इसे कहते हैं वन ऑसिलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना। अगर तो आपके पेंडुलम की लेंथ कम है तो टाइम भी कम होगा। अगर यही पेंडुलम मैं दोबारा बनाता हूँ, इसकी लेंथ अब ज़्यादा है, अब ये पेंडुलम यहाँ पे, अब इसकी जो मूवमेंट है यहाँ से लेके यहाँ तक, लेट सपोज ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट था ए, यहाँ से पेंडुलम ने उधर मूव किया और वापस यहाँ पहुँचा, तो अब ये आपका इसके पेंडुलम के जो टाइम टेकन होगा वो ज़्यादा होगा। मतलब आपकी अगर लेंथ, ये पेंडुलम की लेंथ होती है, ठीक है, ये जो यहाँ से जो फिक्स पॉइंट से लेके जो पेंडुलम के लास्ट में आपका ये जो बॉब होता है इस तक के जो डिस्टेंस से कहते हैं लेंथ। अगर आपकी लेंथ कम है तो आपका डिस्टेंस कम होगा, अगर लेंथ ज़्यादा होगी तो आपका डिस्टेंस ज़्यादा होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना ज़रूरी है बी पार्ट समझने से पहले। ये आपको ऐसे क्वेश्चन में बार बार कह रहा हो सकता हूँ, कैसे कह रहा हूँ कि आ सकते
सकते हैं, बिकॉज ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। जब क्वेश्चन की आपको सेंस समझ आएगी फिर आप जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर भी कर सकते हैं। तो अब देखते हैं बी पार्ट में पूछा क्या गया है। ओके, अब बी पार्ट देखें। स्टेट विद अ रीजन वेदर यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट लिखी गई कि ग्रुप ए क्लेम दैट द एवरेज टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन इन देयर एक्सपेरिमेंट इज लॉन्गर देन दैट ऑफ ग्रुप बी। क्या मतलब हुआ है स्टेटमेंट का कि ग्रुप ए ये क्लेम कर रहा है कि जो एवरेज टाइम उनको लगा एक ऑसिलेशन, मतलब जो उनका वो बताया मैंने पहले आपको ऑसिलेशन किसे कहते हैं, ग्रुप ए ये क्लेम कर रहा है कि जो एवरेज टाइम उन्होंने लिया एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो एक ऑसिलेशन का वो ज़्यादा है ग्रुप बी से। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि क्या आप इस जो स्टेटमेंट है इससे एग्री करते हैं या नहीं एग्री करते, साथ में बताएं कि रीज़न क्या है आपके एग्री या डिसएग्री करने की। अब इसलिए मैंने यहाँ ये दोबारा पिक्चर पेश किया कि आपको समझ आ जाए कि मैं क्या जो बात करने जा रहा हूँ वो किस वजह से होगी। देखें, अब पहली जो लेंथ मेजर की ग्रुप ए ने वो 4.9 मेजर की, यानी स्मॉल लेंथ हुई ना आपके पास, तो इसकी ऑसिलेशन भी क्या होगी, कम होगी। ये बताया मैंने आपको डिटेल में समझा के। अब नेक्स्ट जो ग्रुप ए ने दोबारा मेजर की 5.1, ये भी सब बड़ी छोटी लेंथ है। अब 5.1 ग्रुप बी के पास तो कोई लेंथ ही नहीं है जो उन्होंने मेजर की हो ऐसी, तो 5.1 और इसी लेंथ की बेस पे उन्होंने टाइम निकालना था। ये पहले बताया मैंने आपको, जो स्टेटमेंट लिखी हुई थी उससे पहले आपको जो पूरी लाइन बताई थी उसमें ये था कि जो टाइम जो पहले लेंथ मेजर कर चुके हैं ग्रुप ए और ग्रुप बी, इसी लेंथ की बेस पर उन्होंने टाइम निकालना है। तो 5.1 जो ग्रुप ए की लेंथ है ये तो किसी के पास ग्रुप बी की है ही नहीं, यानी ग्रुप ए के पास दो तो लेंथ ऐसी हमने देख चुके हैं 4.9 और 5.1 कि ये इतनी छोटी लेंथ है कि इनके लिए टाइम भी कम हुआ होगा। तो इसका मतलब है उनकी स्टेटमेंट सही नहीं है। लेकिन आगे चलते हैं अभी। अब नेक्स्ट देखें, अब सबसे ज़्यादा जो बिगर लेंथ्स हैं वो किसके पास है, यानी 6.5, 6.6, 6.6, 6.7, ये यहाँ पे 6 के पास, यहाँ तो 4 और 2 है। अब यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं हम, मॉड वाला, कि सबसे ज़्यादा मॉड किस चीज़ का है, 6 के साथ है, 65, 66, 66, 67। यानी यहाँ पे अगर ग्रुप ए का मॉड देखें रिपीटेड वैल्यू तो दो बनती हैं 53 और 53। ज़रा सोल्यूशन में देखें, इसको मैं पूरा प्रॉपर लिखवा के दिखाता हूँ कि ग्रुप ए के लिए जो आपका मॉड बनता है, रिपीटेड वैल्यू बनती है, वो बनती है 53 सेंटीमीटर और 53 सेंटीमीटर, 2 टाइम्स रिपीट हुआ, ऐसा ही है। ग्रुप बी देखें, ग्रुप बी के लिए आपका जो मॉड बनता है वो क्या बनता है, 66 और 66, यानी 66 सेंटीमीटर और 66 सेंटीमीटर। तो मॉड क्या होती है, एवरेज, ऐसा ही है, पढ़ा हमने पहले। अब मॉड अगर एवरेज होती है और ग्रुप ए की एवरेज 53 सेंटीमीटर है लेंथ मेजर करने की, और ग्रुप बी की जो एवरेज है वो है 66 सेंटीमीटर, तो किसकी एवरेज ज़्यादा हुई, ग्रुप बी की एवरेज ज़्यादा हुई लेंथ की। तो अगर ग्रुप बी के पास ज़्यादा लेंथ वाले पेंडुलम थे या उनकी जो लेंथ मेजर की गई उनकी लेंथ ज़्यादा आई उन पेंडुलम्स की, तो फिर टाइम किस वजह लगा होगा मेजर करने के लिए, ग्रुप बी को लगा होगा। इसका मतलब है जो स्टेटमेंट का जो क्लेम किया गया जो ग्रुप एक तरफ से वो क्लेम सही नहीं है। तो हम सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, आई डिसएग्री, आई आप लिख रहे हैं तो आप भी यही लिखेंगे, आई डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट, आई डिसएग्री विद द स्टेटमेंट और वजह क्या, साहब उसने क्या पूछा था कि रीज़न लिखनी है कि क्यों आप डिसएग्री कर रहे हैं। तो मैंने जो चेक किया कि द मॉडल लेंथ, मॉडल मीन जो मॉड है, ठीक है, द मॉडल लेंथ ऑफ ग्रुप ए is 53 centimeter and is shorter than model length of group B which is क्या थी ग्रुप बी की मॉडल लेंथ 66 सेंटीमीटर। अब आपके पास, और सेकेंडली यहाँ पे अगर ये भी देख सकते हैं कि सिर्फ 66 नहीं थी, ये तो मैं जस्ट कंपेरिजन के लिए बताया, 73 और 73 भी रिपीट हो रहा है आपके पास, ठीक है। तो आप यहाँ पे 73 और 73 अगर कोई मतलब स्टूडेंट लिखता है तो वो भी अपने उस हिसाब से ठीक होगा। मैं तो जस्ट कंपेरिजन के लिए बिल्कुल आपको पहली बात से ही क्लियर हो रहा था कि आपके पास मतलब अगर 66 लें तब भी वो इससे ज़्यादा है, तो 73 तो बहुत ही ज़्यादा है, फिर वो तो अगला पॉइंट मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं। ग्रुप बी की मॉडल लेंथ दो आती हैं, 66 और 73। मैंने शुरू में वहाँ आपको इसलिए यहाँ पे दोबारा बता भी दिया कि आपको किसी के माइंड में ये कॉन्सेप्ट रह ना जाए कि मॉडल लेंथ जो है वो ज़्यादा मतलब ज़्यादा है ग्रुप बी की। तो मैं डिसएग्री करता हूँ बिकॉज जो मॉडल लेंथ है ग्रुप बी की वो ज़्यादा है ग्रुप ए से, और इस वजह से जब मॉडल लेंथ ज़्यादा होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ग्रुप बी ने जो एक्सपेरिमेंट
एक्सपेरिमेंट किया उसने ज़्यादा टाइम लगाया होगा, ग्रुप ए का जो टाइम है वो कम लगा होगा। ये हमारी पूरी स्टेटमेंट जो है उसका मतलब जो पूरा कॉन्सेप्ट था क्वेश्चन नंबर 7 का, उसको हमने समझा। पेंडुलम का एक नया कॉन्सेप्ट आपने सीखा, ऑसिलेशन किसे कहते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर आपको ऐसा डाटा आपके सामने आए तो आपने कैसे इंटरप्रेट करना है पूरी जो सिचुएशन है उसको समझने के बाद कि क्या चीज़ आपसे पूछी जा रही है। ये था क्वेश्चन नंबर 7, बहुत डिटेल में देखा हमने इसको। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द मीडियन ऑफ 8 नंबर्स इज 4.5। कहता है मैं आपको खुद से बता रहा हूँ कि अगर आपके पास 8 नंबर्स हों, उनका अगर मीडियन निकाला जाए यानी मिडिल वैल्यू निकालिए तो 4.5 आती है, 4.5 पोजीशन जिसे हम कहते हैं। अब आपके पास कहा जा रहा है कि गिवन दैट 7 ऑफ द नंबर्स आर 9, 2, 3, 4, 12, 13 एंड 1, यानी उन 8 नंबर में से 7 नंबर्स आपको बता दिए गए। फाइंड द 8th नंबर, आपको अब वो 8th नंबर फाइंड करना है। जब आप सोल्यूशन पे आएंगे, इससे पहले आपने बहुत बार देखा कि जब भी आपके पास कोई ऐसी चीज़ अननोन हो तो आप उसको लेट कर लिया करते हैं। लेट द 8th नंबर इज इक्वल टू x, कि लेट करते हैं वो जो 8th नंबर है वो x है। अब आपके पास मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है वो अप्लाई करेंगे आप, कि टोटल नंबर ऑफ डाटा आपको पता होना चाहिए, लिखा हुआ है आपके पास पहले शुरू में ही कि टोटल नंबर ऑफ डाटा जो आपके पास है वो कितना है, 8। मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है कि मीडियन इज इक्वल टू जितना नंबर ऑफ डाटा हो इसमें +1 करके डिवाइड बाय 2 करें तो 8 + 1/2 कितना बन जाएगा, 9/2। 9/2 का मतलब है 4.5 पोजीशन जो आपकी आती है। अब 4.5 पोजीशन पे आपकी मिडिल वैल्यू आएगी जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब डाटा आपके पास क्या है, अब क्या करते होते हैं, अरेंज करते होते हैं डाटा, अरेंजिंग दी डाटा। अब जब हमारे पास 8 नंबर्स हैं, अब 8 में से 7 तो हमें पता थे, अब हम क्या कर सकते हैं, x को हमने खुद से लगाना है। दो बातें हो सकती हैं, तीन सॉरी, कि x कहाँ पे आ सकता है, या तो x स्टार्ट में आएगा यानी x कॉमा, अब बाकी सारी वैल्यूज़ को अरेंज करके आप लिख लें। x के बाद फर्स्ट नंबर कौन सा आ जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, उसके बाद 9, 9 के बाद 12 और 13। एक ये बात हो सकती है कि x की वैल्यू 1 से भी छोटी हो, ऐसा ही है ना अरेंज करते हुए असेंडिंग ऑर्डर में। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि बाकी सारी वैल्यूज़ यानी 1, 2, 3, 4, 9, 12 और 13 ये वैल्यूज़ छोटी हों और x असेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ी वैल्यू हो जो सबसे लास्ट में आती हो। या ये दो बातें हो सकती हैं, या तीसरी बात क्या हो सकती है, और x इज़ बिटवीन एनी नंबर, एनी टू नंबर, एनी टू नंबर्स। पहली बात ज़रा कॉन्सेप्ट को यहाँ तक समझ लें कि मीडियन क्या था। मीडियन आपको बताया गया कि 8 नंबर अगर आपके पास हों तो 8 नंबर्स आपके पास होने का जो मीडियन निकलेगा, जो मिडिल वैल्यू का जो आंसर आएगा वो 4.5। यानी आपको एक चीज़ क्लियर हो कि मीडियन का जो आंसर आना है आपके पास, मीडियन इज इक्वल टू 4.5 आना चाहिए। यानी नंबर आपका इस फॉर्म में अरेंज्ड हो कि जब उसकी मिडिल वैल्यू निकालें तो वो 4.5 बने, ये पहली बात है। अब जब हमने क्वेश्चन अपने हिसाब से सॉल्व किया कि 7 नंबर्स आपको पता थे, 8 नंबर आपने लेट किया, टोटल नंबर डाटा 8 होता है। फार्मूला मीडियन का ये होता है कि जितना नंबर डाटा हो उसको 1 प्लस करके डिवाइड बाय 2 करेंगे, यानी 4.5 पोजीशन अगर आपकी ऐसी हो जिसको आप फाइंड करें, यानी आपने x को अब ऐसी जगह पे प्लेस करना है कि अगर आप उसको प्लेस करें कहीं पे और आपकी मिडिल वैल्यू आए, जैसे यहाँ पे देखें, अब क्वेश्चन को यहीं पर ज़रा समझिएगा कि अगर आपके पास सिंपल है, अगर आपके पास ये डाटा हो तो यहाँ पे 4.5 पोजीशन कौन सी बनती है इस x के अकॉर्डिंग, 1, 2, 3, 4, ये 4th नंबर है, 5th नंबर ये है 3 और 4, 1, 2, 3, इधर भी 1, 2, 3। मतलब अगर इस पहली बात के अकॉर्डिंग चलें कि x जो है वो छोटा है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में पहले आता है, तो अब 4.5 पोजीशन का मतलब ये है कि 4 और 5th के मिड में लाए करना चाहिए उसको, मिडिल नंबर को। तो 3 + 4, यानी अगर मैं इस डाटा के अकॉर्डिंग मीडियन निकालता हूँ तो मीडियन क्या आएगा, मेरा मीडियन आएगा 4.5 पोजीशन बनती है 4 और 5 के दरमियान में, तो 3 + 4/2, 3 + 4 होता है 7/2 और 7/2 कितना होता है 3.5, तो क्या 4.5 आया। दैट मीन्स ये वाली बात तो अपने माइंड से निकाल दें, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि x आपका असेंडिंग ऑर्डर में पहले आए, उसके अकॉर्डिंग हमने देख लिया हमारा मीडियन सही नहीं आ रहा। अगली बात हम क्या कर सकते हैं, अगर ये जो हमने ये लिखी थी कि अगर आपका x सबसे लास्ट में आए, अब आपकी 4.5 पोजीशन कौन सी बनती है, 1, 2, 3, 4, ये अब आपका 4th नंबर है, ये आपका 5th नंबर है, इन दोनों के मिड में आना चाहिए यहाँ पे कहीं मीडियन को। तो इसका भी तरीका वही होगा, अगर मीडियन फाइंड करें तो 4 + 9/2 कितना होता है, 4 + 9, 4 + 9 तो 13/2, 13/2 डिवाइड करेंगे 2, 6 × 12,
पॉइंट लगेगा, कैरी आएगा 6.5। तो क्या 6.5 आपका मीडियन है? बिल्कुल, ये भी आपका मीडियन नहीं है। दैट मीन यहाँ भी आपके पास ये मीडियन ये तो नहीं आया, तो ये वाली आपके पास सिचुएशन जो है ये भी खत्म होगी। यानी ये ना तो x आपके असेंडिंग ऑर्डर में पहले आ सकता है ना बाद में आ सकता है। इसका मतलब है x किसी भी नंबर के मिड में लगेगा। अब हम इसको खुद से चेक करेंगे कि कहाँ आ सकता है। पहली बात कि x अगर फोर्थ या फिफ्थ पोजीशन पे रखा जाए तो फिर क्या होगा, क्योंकि हमने कहा ना फोर्थ और फिफ्थ के मिड में आना चाहिए। तो अगर आप वही डाटा जो अरेंज्ड फॉर्म में आपने लिखा था, पहली बात हम ये करते हैं कि हम इसको फोर्थ नंबर पे रखते हैं। x इज़ एट फोर्थ नंबर, यहाँ पे लिख लें x इज़ एट फोर्थ नंबर। ये खुद आपने चेक करना है। ऐसे क्वेश्चन आपके पास आते हैं जहाँ पे आपने ये सारा काम खुद से करना हो। अब असेंडिंग ऑर्डर में डाटा दोबारा लिखें। अपना डाटा क्या था आपके पास? सबसे पहले 1 2 3। अब 3 के बाद ऐसे 4 आता है, लेकिन यहाँ पे फोर्थ नंबर पे अपना आप x प्लेस कर देंगे। अब x के बाद आपका नंबर कौन सा आ जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में? x के बाद आता है 4, फिर आता है 9, 12 और 13। यानी अगर आपकी x जो नंबर है ये फोर्थ पे लाई करता हो, अब अगर मैं इसको और इसको ऐड करना शुरू करूँ तो कौन सा नंबर बनेगा मेरे पास? x प्लस 4/2। मतलब ये देखें, x प्लस 4/2 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे मीडियन कितना आना चाहिए जो मुझे क्वेश्चन गिवन था, उसका मतलब था कि मीडियन अगर आप फाइंड कर रहे हैं, अगर x आपका फोर्थ पोजीशन पे आता है और हमने शुरू में कहा हुआ है कि 4.5 पोजीशन बनती है, यानी इस और इस नंबर के मिड में आना चाहिए। तो इसके मिड का मतलब ये है कि x प्लस 4/2 करेंगे, ये किसके इक्वल आना चाहिए? 4.5 के। ये 2, ये 4.5 यहाँ से लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं बता दूँगी x की वैल्यू क्या है, वो तो मैंने फाइंड करनी है। तो 2 जाके वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला 2, तो दैट मीन आ सकता है x इज़ इक्वल टू x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 4.5 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 4.5 जब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 9, यानी x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 9। अब x इज़ इक्वल टू 4 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा तो 5, यानी x की वैल्यू 5 होगी अगर इसको हम रखें फोर्थ पोजीशन पे। यानी पहला काम हमने x को यहाँ पे रख के इसकी वैल्यू फाइंड की बाय यूजिंग दिस मेथड। अब जब x की वैल्यू फाइंड कर ली, अब हम चेक करते हैं कि क्या जो हमने बात की थी वो पूरी उतर रही है या नहीं। बात तो यहीं पे कैंसिल आउट हो गई। क्यों? हमने जब असेंडिंग ऑर्डर में लिखा और हमने कहा x आना चाहिए फोर्थ पोजीशन पे, तो 3 के बाद ये क्या मतलब 5 पहले आएगा 4 बाद में। दैट मीन ये असेंडिंग ऑर्डर ठीक नहीं है आपका। आप क्या कर रहे हैं कि आपकी जो x की वैल्यू आपने इस मीडियन के थ्रू निकाली, यानी पहली दो बातें हम पहले ही निगेट कर चुके थे कि x ना तो शुरू में आ सकता है ना आपका लास्ट में आ सकता है। तो फिर 4.5 पोजीशन यानी 4 और 5 की बात चल रही है, ये दो पोजीशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो पहले x को फोर्थ पे रख के देखा, हमने देखा कि जो x की वैल्यू आई 5 वो तो पूरा असेंडिंग ऑर्डर ही खराब कर रही है। दैट मीन x की वैल्यू तो नहीं हो सकती। तो फिर हम इसको चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे कि x को फोर्थ के बजाय हम कहाँ रखेंगे? फिफ्थ पोजीशन पे। अब देखें 1 2 3 4 असेंडिंग ऑर्डर। अब यहाँ पे अपना x प्लेस कर लें। अब x की वैल्यू अगेन फाइंड करेंगे तो क्या होगा? इन दोनों को आप ऐड करेंगे, अगेन आएगा 4 प्लस x बाई 2 इज इक्वल टू 4.5। ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, 4 प्लस x इज इक्वल टू 4.5 2 आर 9। x इज इक्वल टू ये 4 वहाँ जाके माइनस हुआ 9 में से, तो 9 माइनस 4 x इज इक्वल टू 5। अब जो x की वैल्यू आई वो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, बिकॉज 5 जो है असेंडिंग ऑर्डर में 4 के बाद आता है। दैट मीन्स ये जो मैंने फिफ्थ पोजीशन रखी, ये x की फिफ्थ पोजीशन बिल्कुल एक्यूरेट है। अब अगर मैं इस सारे कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए यानी x की वैल्यू 5 ले लूँ और इसको फिफ्थ पोजीशन पे लूँ, अब अगर मैं अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई करूँ कि मुझे पता था कि मीडियन होता है 4.5 पोजीशन अपनी जो मीडियन की बनेगी, तो अब मेरे पास 1 2 3 ये फोर्थ पोजीशन है मेरे पास जिस पे आपका 4 लिखा हुआ है। जो फिफ्थ पोजीशन है यहाँ मैंने 5 लिख लिया। अब इनके मिड में देखते हैं कि क्या ये मीडियन लाई करता है या नहीं। तो अगर मैं x 4 प्लस x बाई 2 करूँ तो x की वैल्यू मैंने अभी क्या बताइए आपको जो आई है 5, तो 4 प्लस 5 बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 4 प्लस 5 9 होता है। 9 बाई 2 इज इक्वल टू 4.5 जो कि हमारा मीडियन आ चुका है। दैट मीन x की वैल्यू क्या होगी? 5, और वो नंबर कौन सा होगा? हमारा फिफ्थ नंबर होगा। हम उसने पूछा हमसे नंबर था कि बताएं वो जो नंबर है 8th नंबर उसकी वैल्यू क्या होगी, उसको हम कहाँ रखेंगे। तो हम जो आंसर लिखेंगे ये सारा काम करने के बाद हमारा आंसर आएगा सो दी 8th नंबर इज 5। तो जो मिसिंग नंबर था आपका वो 5 है। अब इसको अरेंज करने में असेंडिंग ऑर्डर में कहाँ लिखना है, कैसे करना है, कैसे निकालना है मीडियन। यानी क्वेश्चन ये आप कंप्लीट ये होता है कि अगर ये डाटा लिखा होता और 7 नंबर्स की बजाय यहाँ पे अब आपको 8 नंबर पूरे दिए जाते, यहाँ पे कहीं पे 9 2 3 4 कहीं मिड में कहीं 5 लिखा होता। अब अगर आपसे ये सारी बातें ना होती, आप खुद से आपको ये 8 नंबर्स दिए जाते, आपको कहा जाता कि इनका मीडियन निकालें, आप इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते तो 4 के बाद आपका ऑटोमेटिकली 5 आता। आप ये फार्मूला अप्लाई करते, 8 नंबर ऑफ डाटा था, 8 प्लस 1
1/2, 4.5 पोजीशन, जब इसको आप डिवाइड करते हो ऑटोमेटिकली आपका मीन क्या आ जाता है 4.5। यानी कॉन्सेप्ट ये हुआ कि क्वेश्चन में मीडियन को खुद दिया गया, आपसे नंबर जो थे वो 8 नंबर में से एक नंबर को निकाल दिया गया, बाकी 7 नंबर्स की फॉर्म पे क्वेश्चन पूछा गया। ऐसे क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं कि मीडियन का कॉन्सेप्ट आपको इतना क्लियर होना चाहिए कि उसके कॉन्सेप्ट के थ्रू आप अननोन की वैल्यू भी फाइंड कर सकें। ये था क्वेश्चन नंबर 8। आई होप जितना भी कॉन्सेप्ट आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर यहाँ तक सीखा सारा आपको समझ आ चुका होगा। स्टिल कोई ऐसी बात जो चीज़ समझ ना आई हो, जो क्वेश्चन को आपने पूछना हो, तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। अदर देन दैट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।